हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वर्ल्ड में। मैं हूं श्रीकांत और आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार दरोगा एडिटोरिया बुक का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है ये। कुल 15 सेट दिए गए हैं जिसमें पहला सेट है 100 प्रश्नों को हल किया गया है। पुलिस और निरीक्षक बनने का समय आ गया है, तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पत्र संख्या 1 से। ये एडिटोरिया बुक का है, बिहार दरोगा प्रीलिम्स का है और ये जो है आपको वॉल्यूम 2 का है। ठीक है, वॉल्यूम 2 का पहला सेट है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी। ठीक है, महामल्ल की उपाधि किसने धारण की थी? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह वर्मन प्रथम ने की थी। ठीक है, महामल्ल की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने की थी और ये जो था आपको पल्लव वंश का था। ठीक है, पल्लव वंश का शासक था। ठीक है, इसने एक और उपाधि प्राप्त की थी जिसका नाम था वातपिकोंड। ठीक है, वातपिकोंड, वातपिकोंड। ठीक है, ये एक और उपाधि थी जिसने धारण की थी। और पल्लव वंश के जो संस्थापक थे वो थे सिंह विष्णु। ठीक है, पल्लव वंश की राजधानी थी कांचीपुरम और महाबलीपुरम स्थित एक एकाश्म मंदिर का निर्माण जो है वो नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। ठीक है, पल्लव वंश के जो शासक थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ? मंदिर बनाने की कला का विकास सबसे पहले किस काल में हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल में। गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, मंदिर बनाने का कला का सर्वप्रथम विकास। देखिए, कहा जाए तो गुप्त काल जो है वो भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी इसको कहा जाता है। गुप्त काल को गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो थे श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त जो थे ये संस्थापक थे और इस वंश के जो शासक थे उसमें चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। गुप्त संवत 319 से 20 जो है उसकी शुरुआत जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया था। समुद्रगुप्त को कविराज के उपनाम से भी जाना जाता था और प्रसिद्ध कवि जो हरिसेन थे वो समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। ठीक है, ये गुप्त वंश का विवरण हो गया। गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था वो था विष्णुगुप्त। ठीक है, सबसे लास्ट कौन था? तो वो था विष्णुगुप्त। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है यूनानी शासक मिनाडर। मिनाडर को पराजित किया। मिनाडर को किसने पराजित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा पुष्यमित्र शुंग ने किया था। पुष्यमित्र सिंह ने जो है पराजित किया था मिनांडर को। मिनांडर जो है देखिए इसके बारे में देखा जाए तो ये इंडो यूनानी शासक था मिनांडर और इसको पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। और पुष्यमित्र शुंग ने अपने कार्यकाल के दौरान 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। ठीक है, शुंग वंश की जो राजधानी थी वो थी विदिशा। विदिशा जो है इसकी शुंग वंश की राजधानी थी और भरहुत स्तूप का निर्माण जो है वो भी पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। शुंग वंश का जो अंतिम शासक था शुंग वंश का वो था देवभूति। सबसे अंतिम शासक देवभूति था। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के सभा में रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मगध की राजगद्दी पर जब बैठा था तो वो 322 ईसा पूर्व में बैठा था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ही था जो मगध साम्राज्य का संस्थापक था। ठीक है, और जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ था वो 345 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, 345 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था और ये संस्थापक था मगध में, सॉरी इसका मौर्य वंश का संस्थापक था, मगध की राजगद्दी पर बैठा था। और चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस किसने कहा था? तो वो जस्टिन ने कहा था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था वो था चाणक्य। ठीक है, और चाणक्य के बारे में देखें तो अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है, अर्थशास्त्र, वो चाणक्य ने लिखा था। ठीक है, हाँ। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखें तो ये 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को भी हराया था। और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? तो वो जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, किस वेद में परीक्षित को कुरुओं की राजा कहा गया? कुरुओं का राजा कहा गया था परीक्षित को, किस वेद में कहा गया है? तो देखिए इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। अथर्ववेद में कहा गया था। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया। अथर्ववेद की रचना किसने की थी? तो अथर्ववेद की रचना जो किया गया था वो अथर्वा ऋषि ने किया था। ठीक है, अथर्वा ऋषि, अथर्वा ऋषि ने किया था, अथर्वा ऋषि ने। और इसकी जो अथर्ववेद है वो कन्याओं की जन्म की निंदा करता है। अथर्ववेद क्या करता है? तो कन्याओं की जन्म की निंदा करता है। इस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। सबसे अंतिम में जो रचित वेद के रूप में अथर्ववेद को जाना जाता है। गोपद ब्राह्मण का संबंध भी अथर्ववेद से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखें। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? दिल्ली का काजी किसे नियुक्त किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इब्ने बतूता। इब्ने बतूता को किया गया था काजी, नियुक्त किया गया था दिल्ली का। किसके द्वारा? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। देखिए इसके बारे में देखें तो इब्ने बतूता जो था वो मोरक्को का निवासी था। कहाँ का? मोरक्को का। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही ये भारत आया था इब्ने बतूता। रेहला नाम की पुस्तक की रचना भी इसने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, दिए गए प्रश्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सही नहीं है ये बताना है। तो देखा जाए तो दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक ये सही है। दीवाने अर्ज बलबन ये भी सही है। दीवाने कोही ये हो गया आपको मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी सही है। दीवाने मुस्तखराज ये है फिरोज शाह तुगलक, ये गलत है। ठीक है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, दीवाने मुस्तखराज जो है वो खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, और इस विभाग का स्थापना किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसका संबंध जो है वो वित्त विभाग से था और अन्य सभी विकल्प सही हैं। ठीक है, चलिए अगला देखें हम लोग। नेक्स्ट है, अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरमदल से मुक्त किया था? अकबर ने किस समय मतलब किस वर्ष अपने आप को हरमदल से मुक्त किया था? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1562 ईस्वी में। ठीक है, 1562 ईस्वी में जो प्रसिद्ध मुगल शासक थे अकबर, उन्होंने स्वयं को 1562 ईस्वी में हरमदल से मुक्त किया। इसने दास प्रथा का भी अंत किया था। कब किया था? 1962 में ही दास प्रथा का भी अंत हुआ था, 1962 में दास प्रथा। ठीक है, और देखा जाए तो अकबर द्वारा पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी 1556 में, दूसरी लड़ाई। ठीक है, किसकी? तो दूसरी लड़ाई पानीपत की 1556 में। फिर आपको 1576 में जो अकबर द्वारा हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 में, और अकबर ने बिहार प्रांत को 1574-75 में जीता था। ठीक है, प्रसिद्ध संगीतकार जो थे तानसेन अकबर के दरबार में रहते थे, और जैन धर्म गुरु हरिविजय सूरी को इन्होंने जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट है, किसने शासन काल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा? ठीक है, किसके शासन काल में कहा गया था बंगाल को भारत का स्वर्ग? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलीवर्दी खान। ठीक है, अलीवर्दी खान के शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा गया था। ठीक है, 1770 ईस्वी में अलीवर्दी खान जो थे वो बंगाल का शासक थे। कब? 1740 में, सॉरी 1740 में जो थे ये अलीवर्दी खान बंगाल के शासक बने थे, और इसने सत्ता संभालते ही मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया था। इसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा गया था। ठीक है, अलीवर्दी खान का जो उत्तराधिकारी थे अलीवर्दी खान का वो थे सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला। ठीक है, और ब्लैक होल की जो घटना सिराजुद्दौला के समय ही घटित हुई थी। फिर प्रसिद्ध बक्सर का जो युद्ध था वो 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था?
तो 1764 में हुआ था। और बक्सर युद्ध के समय मुगल शासक कौन थे? तो वो थे शाह आलम द्वितीय। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? किस गवर्नर जनरल के काल में किया गया था राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित यानी ट्रांसफर किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग के काल में। ठीक है, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल जो था वो आपको 1774 से लेकर 85 ईस्वी तक था। 1774 से 1785 ईस्वी तक। ठीक है, और इसके ही शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था। फिर इसने क्या किया था वारेन हेस्टिंग ने कि 1781 में इसने कलकत्ता में पहला प्रथम मदरसा को स्थापित किया था। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1775 से 82 ईस्वी में, और वॉरेन हेस्टिंग के समय में ही हुआ था। कब हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध? तो 1775 से 82 ईस्वी तक। ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध वॉरेन हेस्टिंग के समय ही। और इसके बारे में और देखें तो इसी के समय में मतलब 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की भी स्थापना की गई थी। ठीक है, और पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो 1784 में आया था। वॉरेन हेस्टिंग के समय में ही पारित हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। जोनाथन डंकन ने वर्ष 1791 में बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन प्रभावी लागू हुआ कब हुआ था? बंगाल विभाजन जो लागू हुआ या प्रभावी हुआ वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, यानी ऑप्शन नंबर सी 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी या फिर लागू हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। ठीक है, और कहा जाए तो ये 19 जुलाई 1905 को किया गया और इसे 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय में यानी और उसके बारे में देखा जाए तो 1901 में सिंचाई आयोग की भी स्थापना हुई। इसी के समय में 1902 में पुलिस आयोग की स्थापना हुई। कर्जन के समय में ही 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया गया। ठीक है, और कृषि अनुसंधान संस्थान भी खोला गया था, पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान 1905 में इसी के कार्यकाल में। चलिए नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है भूमिज। भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी झारखंड से था। ठीक है, भूमिज विद्रोह का संबंध जो था वो झारखंड से था। देखिए भूमिज विद्रोह का संबंध जो है वो तो झारखंड से है, और झारखंड राज्य से संबंधित कुछ विद्रोह के बारे में देखें तो जैसे चेरो विद्रोह हुआ था। प्रथम चरण था इसका 1770 से 71 में। फिर दूसरा चरण था इसका 1800 से 1819 ईस्वी में। ठीक है, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह ये सब जो है वो झारखंड से ही संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला देखें हम लोग। तो नेक्स्ट है, किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? तो इसका उत्तर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस संस्था से जुड़े लोगों को पदों के भूखे कहकर संबोधित किया था। अरविंद घोष ने कांग्रेस को क्षय रोग से मरने वाली संस्था बताया था। ठीक है, किसने कहा था कि क्षय रोग से मरने वाली संस्था है? तो ये अरविंद घोष ने कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट जलियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित की गई। कब की गई थी जलियांवाला बाग जांच रिपोर्ट से संबंधित जो हंटर कमेटी की रिपोर्ट आई थी? तो ये आई थी 1920 में। ऑप्शन नंबर बी 1920 ईस्वी में। जलियांवाला बाग का घटना कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, जलियांवाला बाग घटना 13 अप्रैल 1919 को घटना हुआ था। और इसका जो हंटर कमेटी का जो गठन किया गया था इसकी जांच के लिए, और 28 मई 1920 को इसने अपनी रिपोर्ट जारी की थी। कब की थी? 28 मई को 1920 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें।
नेक्स्ट है भारतीय विद्रोह के कारण। पुस्तक के लेखक हैं, भारतीय विद्रोह के कारण जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो इसके सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान लेखक हैं भारतीय विद्रोह के कारण, ठीक है, पुस्तक का। और कहा जाए तो जैसे वीर सावरकर जो थे, वीर सावरकर लेखक है किसके? तो वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस का, ठीक है, वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस का। फिर आपको मोहम्मद इकबाल जो है, मोहम्मद इकबाल जो है वो लेखक हैं तरान तराने हिंद, तराने हिंद के लेखक हैं। और फिर आपको ये जो हो गया वीर सावरकर, वो हो गया आपको वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अलकनंदा। अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कहलाता है, तो ये कहलाता है कर्णप्रयाग। ऑप्शन नंबर सी कर्णप्रयाग कहलाता है। अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल क्या कहलाता है? तो कर्णप्रयाग कहलाता है, ठीक है। और अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का जो संगम होगा तो वो देवप्रयाग कहलाएगा, ठीक है। अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का जो संगम वो देवप्रयाग, और अलकनंदा एवं मंदाकिनी के संगम जो है वो रुद्रप्रयाग, ठीक है। रुद्रप्रयाग कौन हो गया? अलकनंदा और मंदाकिनी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? तो ये होती है काली मिट्टी में। ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता। इस मिट्टी का जो निर्माण है वो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है, ठीक है। इसे रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, और प्राय कहा जाए तो इसे काली कपास मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कपास की खेती ज्यादा होती है, इसलिए काली कपास मिट्टी इसको कहा जाता है, ठीक है। और कहा जाए तो काली मिट्टी जो है मुख्यतः आपको कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो ये आपको महाराष्ट्र, गुजरात तथा कर्नाटक क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें आपको मैग्नीशियम, चूना, लौह तत्व और कार्बनिक पदार्थ अधिकता होती है इसमें काली मिट्टी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहां दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को कौन जोड़ती है? तो ये जोड़ती है डंकन पास। ऑप्शन नंबर सी डंकन पास जो है दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को जोड़ती है, ठीक है। और तमिलनाडु और श्रीलंका को जोड़ने वाली कौन है? तो ये है पाक स्ट्रेट, तमिलनाडु और श्रीलंका को जोड़ने वाली, ठीक है। और कहा जाए तो 10 डिग्री चैनल जो है वो लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है, ठीक है। 10 डिग्री चैनल कहाँ है? तो लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग हैं? नंदा देवी और नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग हैं? तो इसका उत्तर है हिमाद्री। ऑप्शन नंबर बी हिमाद्री के भाग हैं। नंदा देवी और नंगा पर्वत हिमाद्री के ही भाग हैं, ठीक है, हिमाद्री हिमालय के। देखा जाए तो हिमाद्री को जो है बृहद हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, बृहद हिमालय भी कहते हैं। और हिमालय की इस श्रेणी की जो औसत ऊंचाई है वो है आपको 6000 मीटर, ठीक है, 6000 मीटर है। फिर आपको यहाँ कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी आदि इसी हिमालय के भाग हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। तो म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य की सीमा लगती है? तो ये लगती है 4 के साथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 4। कौन कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, फिर आपको नागालैंड, फिर आपको मणिपुर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कराकुम रेगिस्तान स्थित है। कराकुम रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो कराकुम रेगिस्तान जो है वो आपको तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। कहाँ है? तुर्कमेनिस्तान में। ऑप्शन नंबर ए तुर्कमेनिस्तान। कराकुम रेगिस्तान तुर्कमेनिस्तान। इसका जो क्षेत्रफल है, ठीक है, कराकुम रेगिस्तान का, वो लगभग आपको दो हाँ 2,70,000 2,70,000 वर्ग किलोमीटर है। और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा हो गया। सहारा रेगिस्तान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान हो गया, जो कि लगभग 11 देशों की सीमा को छूता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। तो निम्नलिखित में से कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है?
इसमें से कौन-सा झील जो है वो रूस में स्थित नहीं है? ठीक है? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विनिपेग झील। विनिपेग झील जो है वो रूस में स्थित नहीं है बल्कि ये कनाडा में है। ठीक है? कनाडा में स्थित है। और ओनेगो, ओनेगो हो गया आपको, ओनेगो झील, लाडोगा झील, बैकाल झील, ये सब जो है रूस में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी झील जो है वो है कैस्पियन सागर झील। ठीक है? तो नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भू अवस्थित देश नहीं है? ठीक है? भू आवेष्टित देश नहीं है, कौन सा है? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पलाऊ। पलाऊ जो है वो भू आवेशित देश नहीं है, जबकि आपको देखा जाए अंडोरा, मालडोवा या मालवी, ये सब जो है भू आवेशित देश है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखें। अगला है, पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? ठीक है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल में है। पंबा सिंचाई परियोजना केरल में स्थित है, जिनका जबकि आपको यहाँ पे आपको गिरना सिंचाई परियोजना आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। ठीक है? गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र में मिलेगा। ठीक है? चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है कि बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? बिहार के किस क्षेत्र में होता है सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन? तो इसका जो सही उत्तर है, यह है उत्तर पश्चिम क्षेत्र में है, जहां गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है? बिहार में। और बिहार में कहा जाए तो इस क्षेत्र में आपको इस अंतर्गत जो है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, जो ये सब जिले जो हैं वो आपको उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ही आते हैं। ठीक है? कौन कौन? पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, रेखा समिति का संबंध किस कर से है? रेखा समिति का संबंध किस कर से है? तो ये अप्रत्यक्ष कर से है। ठीक है? इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। ठीक है? और अगर देखा जाए तो एल के झा समिति का संबंध भी अप्रत्यक्ष कर से ही है। और आपको प्रत्यक्ष कर से अगर हम लोग कहें तो ये है आपको वांचू समिति। ठीक है? वांचू समिति, वांचू समिति का संबंध है आपको प्रत्यक्ष कर से। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि भारत सरकार की कौन सी योजना या परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया? ठीक है? यहाँ जितने भी दिए गए हैं इसमें से बताना है कि 2015 में किसका शुरुआत नहीं हुआ था। ठीक है? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा वो होगा भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना का शुरुआत जो है 2015 में नहीं, बल्कि इसका स्टार्टिंग हुआ था अक्टूबर 2017 में। ठीक है? भारतमाला परियोजना का। जबकि आपको सुकन्या समृद्धि योजना जो है आपको जनवरी में हुआ था, जनवरी 2015 में। फिर आपको सागरमाला परियोजना आपको मार्च में हुआ था, मार्च 2015 में। फिर आपको प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आपको फरवरी में हुआ था 2015 में। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया? किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित? तो ये किया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है? ऑप्शन नंबर ए, दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो था आपको 1956 से लेकर 61 तक। ठीक है? दूसरा कब था? तो 1956 से लेकर 61 तक का था। और ये योजना जो था वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। ठीक है? पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस के योजना पर आधारित था और मॉडल पे। और इसी योजना के अंतर्गत आपको दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा जो है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? तो देखिए यहाँ आपको प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक दिया गया है। तो अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा तृतीयक क्षेत्र में आएगा, टर्सरी क्षेत्र, टर्सरी सेक्टर इसको कहते हैं, तृतीयक क्षेत्र। ठीक है? शिक्षा, बीमा, ये सब भी आपको तृतीयक क्षेत्र में ही आएगा। और इस क्षेत्र की सेवा क्षेत्र के नाम से भी इसको जाना जाता है, तृतीयक क्षेत्र को। ठीक है? चलिए नेक्स्ट है, आरबीआई द्वारा
कॉमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नकद राशि प्राप्त की जाती है, उसे क्या कहते हैं? कॉमर्शियल बैंक से जिस दर पर नकद प्राप्त करती है आरबीआई, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है? जब आरबीआई पैसा लेगा कॉमर्शियल बैंक से, तो रिवर्स रेपो रेट पे, अगर बैंक लेगा आरबीआई से, तो रेपो रेट पे, ठीक है? रिवर्स रेपो रेट के अंतर्गत बहुत ही अल्प अवधि के लिए आरबीआई द्वारा लिया जाता है कॉमर्शियल बैंक से ब्याज पर, ठीक है, नगद लिया जाता है, उसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, संविधान की किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? संविधान के किस अनुसूची में है कर और शुल्क लगाने का प्रावधान? तो ये है 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर सी 7वीं अनुसूची में है, ठीक है। और मूल संविधान में ये 8 अनुसूची है, 8 अनुसूचियां थी। इसमें अलग अलग संशोधन किए गए, ठीक है, 4 और अनुसूची जोड़ी गई। अब वर्तमान में जो कुल अनुसूची है वो कितनी है? तो वो कुल 12 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? तो कहा जाए तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना। देखिए, भारतीय संविधान के तहत जो भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हैं, उसकी झलक हमें संविधान की प्रस्तावना से मिलती है। भारतीय प्रस्तावना के माध्यम से संविधान का सार, उद्देश्य एवं दर्शन प्रकट होती है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? ठीक है, किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य है सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, समानता का अधिकार। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक है समानता के बारे में। कहां तक? भारतीय अनुच्छेद के अनुच्छेद 14 से 18 तक, ठीक है, समानता के बारे में उपबंध किए गए हैं। समानता के मौलिक अधिकार का मूल लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त की गई है? तो ये किया गया है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। किस संशोधन के द्वारा? तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। और ये जो हुआ था 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये है 1978 का, 1978 का, ठीक है। और 74 एक में, ठीक है, 74 एक में एक प्रावधान जोड़ा गया था, ठीक है, जिसके तहत राष्ट्रपति के पास कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? पहला स्पीकर कौन था जिसके विरुद्ध लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव? तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवी मावलंकर, ठीक है, जीवी मावलंकर के खिलाफ लाया गया था, ठीक है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, और इनके विरुद्ध 15 दिसंबर को, ठीक है, 15 दिसंबर 1994 को, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। लेकिन ये प्रस्ताव जो है लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति के द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई? तो ये की गई थी जून 2005 में, ऑप्शन नंबर ए, जून 2005 में, ठीक है। तत्कालीन राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम, और इनके द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम को 15 जून 2005 को स्वीकृति प्रदान की गई थी, जबकि इसे 12 अक्टूबर 2005 से लागू कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत स्तर पर कौन करता है प्रतिनिधित्व? तो ये करता है पंचायत सचिव, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, पंचायत सचिव। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला पंचायती कर्मचारी का रात करता है, जिसे पंचायत सचिव या ग्राम सेवक कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है,
उपर्युक्त कथन के संबंध में कौन एक सही है? पहला है कि संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। बी है इसका कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ए और बी दोनों सही है, परंतु बी जो है वो सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत है कि अनुच्छेद 324, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद तथा विधानमंडलों के निर्वाचन तथा निष्पक्ष चुनाव हेतु एक स्वतंत्र निकाय है, चुनाव आयोग, उसका गठन किया गया है। ठीक है, और कथन ए जो है वो सत्य है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से संसद के उसी नियम से हटाया जा सकता है जिस नियम से उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। ठीक है, अर्थात मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार कार्यपालिका को नहीं है, लेकिन निर्वाचन आयुक्तों को हटाने के लिए इस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इन्हें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट है, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई? हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई है? तो इसका उत्तर है 1949 में, यानी ऑप्शन नंबर बी 1949 में मान्यता दी गई है हिंदी को राज्यभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को। और इसी याद में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट है, पंचायती राज किस सूची का विषय है? पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो पंचायती राज जो है वो राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर ए राज्य सूची का विषय है। ठीक है, पंचायती राज जो है वो आपको देखा जाए तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में आता है। ठीक है, 7वीं अनुसूची में आता है। और ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान बढ़ना। देखा जाए तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते प्रभाव के कारण ताप बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना जो है वो सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये किया गया था जोसेफ फोरिया के द्वारा। ठीक है, जोसेफ फोरियर। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? ठीक है, पृथ्वी पर जीवन के लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस जो है पृथ्वी पर जीवन के लिए लाभदायक भी है, हानिकारक भी है, क्योंकि पौधा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। ठीक है, वहीं यह भूमंडलीय तापमान का मुख्य कारण भी है जो हमारे हमारे लिए हानिकारक भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है तो ये है आपको ऑप्शन नंबर सी जैव सुरक्षा समझौता से। जैव सुरक्षा समझौता से कार्टाजेना प्रोटोकॉल का। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ठीक है, जिसका संबंध है जैव सुरक्षा समझौता से। इसको आपको 29 जनवरी 2000 में स्वीकार किया गया था और ये समझौता जो है 2003 से प्रभावी हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारत में मैंग्रोव यानी ज्वारीय वन वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? भारत में मैंग्रोव यानी ज्वारीय वन का वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सुंदरबन में। ठीक है, सुंदरबन में पाई जाती है। ज्वारीय वन डेल्टा प्रदेशों तथा समुद्र के ज्वार वाले भागों में अधिक पाया जाता है। इसमें मैंग्रोव वनस्पति का के नाम से जाना जाता है और इसका जो सर्वाधिक विस्तार है वो आपको सुंदरबन में ही पाया जाता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1972 में। ऑप्शन नंबर बी 1972 में। देखा जाए तो भारत में जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है वो कब लाया गया था? तो 9 सितंबर 1972 को 1972 में किया गया था। 9 सितंबर 1972 को पारित किया गया था और इस अधिनियम में कुल 66 धाराएं हैं। ठीक है, कुल 66 धाराएं हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया है? ठीक है, इसमें कौन सी पुस्तक है जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो चलिए इसका उत्तर देखें। तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी नेचर क्योर। नेचर क्योर जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं लिखा गया है, बल्कि ये लिखा गया है मोरारजी देसाई के द्वारा। ठीक है, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? कब किया गया था नामित नोबेल पुरस्कार के लिए पहली बार? ये किया गया था 1937 में। ठीक है, 1937 ईस्वी में महात्मा गांधी को कुल मतलब नामित किया गया था। देखा जाए तो महात्मा गांधी को कुल 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया। ठीक है, पहली बार 1937 में किया गया था और अंतिम बार 1948 में किया गया था। ठीक है, और इस दौरान कुल 5 बार किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, ठीक है, यूनिडो, यूनिडो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए वियना में है। ठीक है, वियना में है आपको यूनिडो यानी कि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। ठीक है, आपको जेनेवा में गैट का मिलेगा। ठीक है, फिर आपको आईओसी मतलब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का लुसाने में है। न्यूयॉर्क में आपको यूनिसेफ का है। ठीक है, यूनिसेफ का है आपको, और पेरिस में आपको यूनेस्को का हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? चंद्रमा के तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो ये है लूना 9। ठीक है, चंद्रमा के तल पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान लूना 9। और ये कब उतरा था? तो ये उतरा था आपको 21 अक्टूबर 1968 में, 1968 में। लूना 3 जो था वो पहला अंतरिक्ष यान है जिसने चंद्रमा के उस पृष्ठ का चित्र भेजा था जो पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है। ठीक है, नेक्स्ट है किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ स्थित है? किस राज्य में स्थित है रत्नागिरी मठ? तो ये उड़ीसा में है। रत्नागिरी मठ उड़ीसा में है। ठीक है, प्राचीन काल में यह एक महावीर बौद्ध मठ था। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? एक संतुलित रासायनिक समीकरण जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान संरक्षण का नियम पर। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न विनाश। इसलिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान तथा अभिक्रिया से प्राप्त उत्पादों का कुल द्रव्यमान एक समान होता है। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में सम्मिलित सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारकों और उत्पाद के एक समान होती है। उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल के रूप में देखा जाए तो 2Mg प्लस O2 ये हो जाएगा आपको 2MgO। ठीक है, 2MgO ये अभिकारक हो गया और ये उत्पाद हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक दुर्लभ अम्ल है यानी वीक एसिड है? कौन सा है एक दुर्लभ अम्ल है मतलब एक वीक एसिड है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी CH3COOH। ठीक है, CH3COOH जो है एक वीक अम्ल है। इसको हम लोग कहते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड कहा जाता है। देखा जाए तो वे अम्ल जो कि जलीय विलयन में पूर्णतः
आयनिक न होकर आंशिक रूप से यानी पार्शियली आयनिक होते हैं, वो दुर्लभ अम्ल होते हैं। ठीक है? जैसे कि एसिटिक अम्ल, फिर आपको फॉर्मिक अम्ल जिसको हम लोग कहा जाए तो ये HCOOH जो है फॉर्मिक अम्ल, ये फिर हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S, फिर ये सब जो है वो दुर्लभ अम्ल के उदाहरण हैं। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन-सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? इसमें से कौन-सा है जो क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो कैल्शियम जो है वो क्लोरोफिल का घटक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम घटक नहीं है क्लोरोफिल का। देखिए क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित हरे रंग का वर्णक है, जहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनता है और इस प्रक्रिया में कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम तथा जल मिश्रण उपयोगी होता है। ठीक है? मैग्नीशियम क्लोरोफिल का मुख्य तत्व है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट है कार्नेटाइट। कार्नेटाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? कार्नेटाइट किसका अयस्क है? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा यूरेनियम। यूरेनियम का अयस्क है कार्नेटाइट का। ठीक है? जैसे देखा जाए तो एल्यूमिनियम का जो अयस्क होगा वो होगा क्रायोलाइट, बॉक्साइट, कोरंडम, काओलिन। फिर आपको मैग्नीशियम का जो होगा वो होगा डोलोमाइट, इप्सम लवण, कार्नेलाइट। ठीक है? पोटेशियम का जो होगा आपको होगा कार्नेलाइट, नाइटर। यूरेनियम का होगा आपको कार्नेटाइट और पिच ब्लैंक। ठीक है? चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। क्लोरीन व ब्रोमीन हैलोजन वर्ग के तत्व हैं। गोल्ड तथा प्लैटिनम उत्कृष्ट धातु के उदाहरण हैं। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है। ठीक है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो तीनों होगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। ठीक है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसेटीन एवं टेनेसाइटिन जो है वर्ग 17 के सदस्य हैं और ये तत्व जो है संयुक्त रूप से हैलोजन कहलाते हैं। ठीक है? फिर आपको गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर और मरकरी जो है वो उत्कृष्ट धातु है। फिर लेड ऑक्साइड यानी जिसे पीबीओ कहा जाए, लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है जो कि एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। इसका उपयोग रबर उत्पादन में और स्टोरेज बैटरी के निर्माण में किया जाता है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट है, किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपको विलयन की सांद्रता। ऑप्शन नंबर सी, विलयन की सांद्रता। किसी विलयन में किसी विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का जो अनुपात है उस विलयन की सांद्रता कहलाता है। दूसरे शब्द में कहा जाए तो विलयन के प्रति इकाई मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा को विलयन की सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे लकड़ी के अल्कोहल के रूप में जाना जाता है? लकड़ी के अल्कोहल के रूप में किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मिथाइल अल्कोहल को। ऑप्शन नंबर ए, मिथाइल अल्कोहल। ठीक है? मिथाइल अल्कोहल या मेथनॉल कहा जाए, जिसका केमिकल फॉर्मूला अगर हम लोग कहें तो ये होता है CH3OH। ठीक है? CH3OH जो है ये आपको होता है केमिकल फॉर्मूला मिथाइल अल्कोहल का या मेथनॉल का। तो उसको कास्ट स्प्रिट यानी वुड स्प्रिट भी कहते हैं क्योंकि इसे लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया जाता है। मेथनॉल जो है सबसे सरल अल्कोहल है। ये हल्का, वाष्पशील, रंगहीन, ज्वलनशील द्रव है जिसका गंध एथेनॉल यानी पेय अल्कोहल जैसे होती है। मनुष्य के द्वारा इसके अधिक सेवन के कारण ही अंधापन या फिर मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है? फिर नेक्स्ट है, पौधे के मूल जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? पौधे के मूल या जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया के द्वारा होता है? इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, परासरण। परासरण के द्वारा होता है। ठीक है? परासरण के द्वारा पौधे जो है अपने मूल रोम यानी रूट हेयर से जल अवशोषित करते हैं। कहां से? तो रूट हेयर से। और पौधे की कोशिकाओं में परासरण द्वारा जल का जो संचालन होता है और यह क्रिया जाइलम ऊतकों के द्वारा संपन्न होता है। ठीक है?
फिर आपको स्टोमाटा स्टोमाटा के खुलने तथा बंद होने में जो प्रसरण की मुख्य भूमिका होती है, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा लवक यानी प्लास्टिड फूलों तथा बीजों को भिन्न रंग प्रदान करते हैं? फूलों तथा बीजों को भिन्न रंग कौन प्रदान करता है? तो ये कराता है क्रोमोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर ए क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट फूलों और बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो है वो रंगीन लवक है। ठीक है, रंगीन लवक है। फिर आपको देखा जाए ल्यूकोप्लास्ट के बारे में, तो ल्यूकोप्लास्ट जो है वो मुख्यतः जड़ की कोशिका में पाए जाते हैं और पोषक तत्वों का संचय कर कार्य करते हैं। इसमें स्टार्च, प्रोटीन और वसा जैसे पदार्थ संचित रहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट एक रंगहीन लवक होता है। ठीक है, फिर आपको देखें क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो मुख्यतः पत्तियों में पाया जाता है, जो कि भोजन के संश्लेषण में सहायक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? कौन सा है जो फ्लोएम का भाग नहीं है? तो इसका उत्तर होगा वाहिकाएं। ऑप्शन नंबर डी, वाहिकाएं जो है वो नहीं है इसका भाग। ठीक है, देखिए फ्लोएम का चार तत्व से बना होता है। फ्लोएम जो है वो चार तत्व से है। चालनी नलिकाएं जैसे कहते हैं सीवीए ट्यूब्स, सहकोशिकाएं जिसे कहते हैं कंपेनियन सेल। ठीक है, कंपेनियन सेल, फ्लोएम या बास्ट तंतु, फ्लोएम या बास्ट तंतु जो है, ठीक है, इसको कहा जाता है। और एक है फ्लोएम मृदुतक। ठीक है, यानी कि फ्लोएम पैरेन्काइमा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है जल संवहन नाल तंत्र, वाटर वैस्कुलर सिस्टम की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? किस संघ के जंतुओं का लक्षण है जल संवहन या नाल तंत्र? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा। देखा जाए तो संघ जो है मतलब इकाइनोडर्मेटा, जिसे हम लोग कुछ प्रमुख इसके लक्षण अगर हम लोग देखें तो ये संघ के जंतु समुद्री होते हैं। इनके त्वचा के ऊपर जहां तहां कांटे निकले होते हैं, इनको इकाइनोडर्म कहा जाता है। ठीक है, और इसमें से एक विशेष प्रकार का जल परिवहन तंत्र या फिर जल संवहन नाल तंत्र होता है, जो कि प्रचालन मतलब लोकोमोशन तथा श्वसन में सहायक होता है। ठीक है, यह एक लिंगी होता है। चलिए नेक्स्ट है, रक्त के थक्का बनने में मदद करते हैं। रक्त के थक्का बनने में कौन मदद करता है? तो ये करता है आपको ऑप्शन नंबर ए, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, रक्त का थक्का बनने में मदद करता है थ्रोम्बोसाइट। रक्त यानी प्लेटलेट्स, रक्त प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइट का प्रमुख कार्य जो है वो रक्त को थक्का बनाने में यानी ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है। ठीक है, लिम्फोसाइट जो है वो एंटीबॉडी का निर्माण में भाग लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के उदाहरण है? कौन सा रोग है जो संक्रामक संक्रामक रोग के उदाहरण है? तो ये है मलेरिया। मलेरिया एक संक्रामक रोग है। ठीक है, सूक्ष्म रोगाणुओं के कारण होने वाले रोग संक्रामक रोग कहलाता है, जैसे कि कोलेरा, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, मलेरिया, फाइलेरिया, ये सब जो है संक्रामक रोग के उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भैंसों की उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है? भैंसों का एक उत्तम नस्ल है जिसका नाम है मेहसाना और सुरती, वो कहाँ पाया जाता है, किस क्षेत्र में? ये गुजरात में पाया जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। ठीक है, हमारा देश जो है वो भैंसों का लगभग 10 प्रजाति पाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, जिसमें आपको नागपुरी, सुरती, मेहसाना, नीली रावी, जाफराबादी ये सब प्रमुख है। ठीक है, मेहसाना और सुरती जो भैंस है इस नस्ल का सामान्यतः गुजरात में ही पाया जाता है। फिर भैंस के दूध में जो है वो फैट यानी वसा होता है, विटामिन ई, प्रोटीन और कैल्शियम, फास्फोरस नामक खनिज ज्यादा मात्रा में इसमें पाया जाता है। ठीक है, भैंस के दूध में। चलिए नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन, पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ये है ऑक्सिन। ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सिन जो है वो पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है। ठीक है, इस ऑक्सिन का खोज कब हुआ था? तो ये हुआ था 1880 में खोज हुआ था इसका, ऑक्सिन का 1880 में। ठीक है, किसने किया था? तो डार्विन ने किया था।
ये पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। इसका निर्माण जो है वो पौधे के ऊपरी हिस्से में होता है। इसका कुछ प्रमुख कार्य है ऑक्सिन का, जैसे कि पत्तियों का विलग्न को रोकना, खरपतवार को नष्ट करना, फलों को गिरने से बचाना। ठीक है, ये ऑक्सिन का काम है। चलिए नेक्स्ट देखें। बाकी जो है जेबरलिन, साइटोकिन और फ्लोरीन, तो ये बाकी आगे के सेटों में आएंगे, इनके बारे में तो डिटेल उस समय डिस्कस किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान होता है। पृथ्वी के ध्रुव पर जो छोटा जी है, स्मॉल जी, उसका क्या मान होता है? तो ये होता है सर्वाधिक। ऑप्शन नंबर बी, सर्वाधिक होता है जी का मान ध्रुव पर। ठीक है, और विषुवत रेखा पर इसी जी का मान जो है वो सबसे कम हो जाता है। जी का मान जो कहा जाए तो जी का मान जो है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान जो है वो कम हो जाएगा। अगर पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ जाएगा तो पृथ्वी जी का मान जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन पृथ्वी की घूर्णन गति अगर घट जाएगा तो फिर जी का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है फोटोन। फोटोन कण की खोज किसके द्वारा की गई? फोटोन की खोज किसने की थी? तो आइंस्टाइन ने की थी। फोटोन की खोज आइंस्टाइन ने की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? ठीक है, क्या अपरिवर्तित होगा? ध्वनि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो आवृत्ति जो है वो अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, आवृत्ति अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, देखिए जब एक एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो आवृत्ति नहीं बदलेगा, जबकि तरंग दैर्ध्य और चाल बदल जाएगा। ठीक है, वेवलेंथ और चाल बदल जाएगा। ध्वनि की चाल पर जो दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात दाब घटाने या बढ़ाने पर ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहती है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग किया जाता है नियंत्रक छड़ के रूप में? तो ये बोरोन का किया जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोरॉन। देखा जाए तो बोरॉन, या फिर आपको इसमें एक चीज और है, कैडियम, कैडियम की छड़ का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में कौन सदिश राशि का उदाहरण है? ठीक है, कौन है जो सदिश राशि का उदाहरण है? तो ये है काढ़े। काढ़े जो है वो सदिश राशि का उदाहरण है। सदिश राशि का मतलब है कि सदिश राशि एक वैसी भौतिक राशि है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो। ठीक है, परिमाण भी हो और दिशा भी हो, जैसे कि बल, वेग, विस्थापन आदि जो है, त्वरण, ये सब सदिश राशि है। लेकिन कार्य, समय, विद्युत धारा के बाद दाब, ताप, आयतन, चाल, ये सब जो है अदिश राशि है। ठीक है, कौन नहीं है? तो ये कार्य नहीं है, कार्य अदिश राशि है। ठीक है, सॉरी, कार्य जो है अदिश राशि हो गया। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया? स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा दिसंबर 2022 में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा दिल्ली में स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया था। और इस महोत्सव का जो उद्देश्य था वो देश की प्रतिष्ठित कला, संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करना था। ठीक है, नेक्स्ट है कि वर्ष 2022 में व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया? व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है वर्ष 2022 में? तो ये चुना गया है ज्ञान चतुर्वेदी को। ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया? परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है आईआईटी खड़गपुर में स्थापित। ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी खड़गपुर में परम शक्ति को स्थापित किया गया है। ठीक है, फिर आपको आईआईटी गुवाहाटी में देखा जाए तो ये परम कामरूप को, ठीक है, परम कामरूप को स्थापित किया गया है। ठीक है, प्रथम परम कामरूप को स्थापित किया गया है। और फिर आपको देखा जाए तो आईआईटी गांधीनगर जो है, आईआईटी गांधीनगर में आपको परम अनंत को किया गया है। फिर आईआईटी फिर आपको एक है रुड़की, वहां पर आपको परम गंगा को किया गया है। ठीक है, स्थापित। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में
कौन सा कथन सत्य है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका उत्तर होगा, पहले देखा जाए तो इसमें भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ, सही है। फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था, सही है। डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर थे, ये भी सही है। यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया? साइक्लोन 1 का शुभारंभ किस देश के साथ किया है भारतीय सेना ने? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिस्र के साथ। भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच अभ्यास हुआ था साइक्लोन 1 का, राजस्थान के जैसलमेर में। और ये सैन्य अभ्यास जो है वो दोनों देशों की सेनाओं के बीच अब तक का पहला संयुक्त अभ्यास था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया है? इसका उत्तर होगा इंदौर में। ऑप्शन नंबर डी, इंदौर में किया गया है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया और इसका मुख्य अतिथि जो है वो गयाना के राष्ट्रपति थे डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, और विशिष्ट अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति थे श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी किस देश में आयोजित किया गया? ठीक है, किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है स्पेन में। ऑप्शन नंबर सी, स्पेन में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, बड़े राज्य में प्रथम स्थान कर्नाटक का है, ये सही है। इसमें बिहार का स्थान अंतिम है, ये गलत है। इसमें पश्चिम बंगाल का स्थान अंतिम से दूसरा है, सही है। छोटे राज्यों में सिक्किम श्रेष्ठ स्थान पर है, ये भी सही है। ठीक है, यानी कि जो क्वेश्चन का सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें बिहार का स्थान अंतिम है। ठीक है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों की रैंकिंग में कर्नाटक जो था वो 6.38 अंक के साथ भारत का श्रेष्ठ राज्य था, और 3.78 अंक के साथ सबसे बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश जो था वो अंतिम स्थान पर था। ठीक है, यानी 18वें रैंक पर था। इसमें बिहार अंतिम से तीसरे स्थान पर था, यानी 16वीं रैंक पे था बिहार। छोटे राज्य में सिक्किम जो था वो सबसे पहले स्थान पे था, और उत्तर प्रदेश सबसे नीचे 18वें स्थान पर प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ठीक है, मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 में इसको घोषित किया है मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में। चलिए नेक्स्ट है, बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? इसका उत्तर है बी। ठीक है, बिहार की कुल जनसंख्या 13,07,25,310। ठीक है, 13,07,25,310 है। ये 2 अक्टूबर 2023 को जाति आधारित गणना 2022 की रिपोर्ट प्रकाशित किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार की कुल आबादी इतनी थी, जिसमें सबसे अधिक आबादी जो है वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग का है। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी का जो है वो सर्वाधिक है। कितना है? तो ये है आपको 4,70,80,514। ठीक है, ईबीसी का सर्वाधिक है। चलिए नेक्स्ट देखें। द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी, द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है सुधा मूर्ति। ऑप्शन नंबर बी, सुधा मूर्ति है द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक, सुधा मूर्ति। ठीक है, एएस दुलत के बारे में देखें तो ये है ए लाइफ इन द शैडो अ मेमोयर के लेखक। फिर आपको एमिला हेनरी जो है ये लेखक है हैप्पी प्लेस के, हैप्पी प्लेस पुस्तक के लेखक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है,
फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है। तो गोल्डन बूट पुरस्कार किलियन एम्बाप्पे को दिया गया, सही है। गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोनेल मेसी को दिया गया, सही है। अर्जेंटीना ने यह दूसरी बार खिताब जीता है, ये गलत है। फीफा यंग प्लेयर अवार्ड एंजो फर्नांडिस को दिया गया, ये सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपको सही होगा। जो नहीं कथन असत्य है, तो ये ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि विश्व कप फीफा विश्व कप प्रतियोगिता जो है ये 22वां संस्करण का आयोजन किया गया, कतर दोहा में किया गया था, और अर्जेंटीना जो है वो तीसरी बार ये खिताब जीत सका है, ना कि दूसरी बार। ठीक है, तीसरी बार। और गोल्डन बूट ये सब सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। नेक्स्ट है, हाल ही में उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता किस न्यायमूर्ति के द्वारा किया गया? ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति के एम जोसेफ। ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति के एम जोसेफ के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ठीक है, खुद का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु बन गया है। ठीक है, दिसंबर 2022 में तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना। नेक्स्ट है, हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री जो बने हैं वो है ऑप्शन नंबर सी, क्रिस हिपकिंस। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन के त्याग पत्र के बाद क्रिस हिपकिंस को जनवरी 2023 में नया प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। और वर्तमान में एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है, एंथनी एल्बनीज जो है वो आपको ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, और जॉर्जियो मेलोनी जो है वो इटली के प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है प्रिट्जर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? प्रिट्जर पुरस्कार किसने जीता है 2023 का? तो ये जीता है ऑप्शन नंबर बी, डेविड एलन चिपरफील्ड ने। डेविड एलन चिपरफील्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया? पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद में। भारतीय सेना के अहमदाबाद कैंट में पहला 3D घर का उद्घाटन किया गया। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? ठीक है, कौन सही सुमेलित है ये बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, तो रज्ञ उत्सव अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, क्योंकि त्रिशूल उत्सव जो है वो आपको केरल का है। ठीक है, ये आपको केरल का होगा। फिर आपको खारची खारची उत्सव जो है वो आपको त्रिपुरा का है। ठीक है, त्रिपुरा। और आपको परशुराम कुंड महोत्सव जो है वो छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक का रखा है? कालाजार को कब तक समाप्त किया जाएगा? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, 2023 तक का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, और डब्ल्यूएचओ के द्वारा यह लक्ष्य जो है 2030 तक का है। 2030 तक का किसके द्वारा है? तो डब्ल्यूएचओ के द्वारा। और भारत के द्वारा 2023 तक का। चलिए नेक्स्ट देखें। तो वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी एडा के अध्यक्ष कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, देवाशीष पांडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, देवाशीष पांडा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि विश्व कैंसर दिवस 2023 के थीम या फिर विषय क्या था? तो विश्व कैंसर दिवस 2023 का जो थीम था वो था ऑप्शन नंबर ए, क्लोज द केयर गैप। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस, और इस वर्ष का थीम था क्लोज द केयर गैप। नेक्स्ट है,
अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता श्रीजा अकुला का संबंध किस खेल से है? श्रीजा अकुला का संबंध किस खेल से है जो कि अर्जुन पुरस्कार विजेता है? तो यह है टेबल टेनिस से। ऑप्शन नंबर बी, टेबल टेनिस। चलिए नेक्स्ट है 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? किस देश में किया जाएगा 49वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन? तो ये किया जाएगा आपको जापान में। ऑप्शन नंबर बी, जापान में किया जाएगा। ठीक है, 48वां जापान में, सॉरी 2023 का, हाँ 2023 का जो है होगा जापान में होगा, और ये 49वां हो जाएगा, 49th। ठीक है, 49th होगा। चलिए, इटली में जो होगा वो 50th होगा। 50वां कहाँ होगा? तो इटली में होगा। ठीक है, चलिए, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान क्या लगाया गया है? ऑप्शन नंबर, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक एफडीआई निवेश करने वाले देशों का सही क्रम बताया जाए। ठीक है, तो सही क्रम होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर, मॉरिशस और यूएई। सर्वाधिक सिंगापुर, फिर मॉरिशस, फिर यूएई। ठीक है, एफडीआई निवेश भारत में। चलिए नेक्स्ट है, दो संख्याओं का अनुपात है 3:4 और उसका महत्तम समावर्तक यानी मस है 15। तो दोनों संख्याओं का लस ज्ञात करना है। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात हो गया और दो संख्याओं का मौसा दिया गया है। तो पहला संख्या क्या होगा? पहला संख्या जो होगा ये आपको होगा 15 गुने 3, महत्तम गुना अनुपात का पहला जो है 15 3 45। ठीक है, और सेकंड जो होगा दूसरा वो क्या होगा? तो ये होगा 15 गुने 4 यानी कि 60। ठीक है, यानी कि लसा जब हम लोग निकालेंगे, एलसीएम इसका लसा, तो ये हो जाएगा आपको दोनों संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा, यानी कि 45 इंटू 60, और उसके बाद महत्तम समावर्तक हो जाएगा यानी 15, यानी आंसर आएगा 180। ठीक है, यानी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 180। ठीक है, नेक्स्ट है यदि छह कार्मिक सम संख्या का जो औसत है, ठीक है, छह कार्मिक सम संख्या का औसत दिया गया है आपको 25, और इसमें सबसे जो छोटी है, सबसे सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा ये बताना है। देखिए, छह कार्मिक सम संख्या अगर देखें तो पहला होगा x, फिर होगा x+2, फिर होगा x+4, फिर होगा x+6, इस तरह से x+8, फिर होगा x+10। अगर इस सभी को, मतलब ये सभी जो को हम लोग ऐड करते हैं, और जब इसको टोटल टोटल नंबर ऑफ संख्या है 6, ठीक है, यानी कि जो औसत है 25 है। ठीक है, तो औसत निकालेंगे हम लोग, तो औसत में पहले आपको x का वैल्यू आ जाएगा 20। ठीक है, x का वैल्यू 20 आ गया, और x का वैल्यू अगर 20 आया है तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी संख्या है x+10, यानी कि x+10 यानी कि सबसे बड़ी संख्या हो गई आपको 30, और सबसे छोटी संख्या आपको हो गई 20। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या 30 है, सबसे छोटी 20, और इन दोनों का जो अंतर निकालना होगा तो ये आएगा 10, यानी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है यदि एक वर्ग का विकर्ण की लंबाई ए बी है, एक वर्ग यानी स्क्वायर, एक स्क्वायर का विकर्ण का लंबाई है ए बी, ए प्लस बी, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। ठीक है, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो वर्ग का विकर्ण का स्क्वायर करेंगे यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बटा 2। ठीक है, यानी हम लोग जब इसको तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, जब पूरा सॉल्यूशन करेंगे तो इतना आएगा, यानी सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में
वह संख्या चुनिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, यानी यहाँ पर कौन-सा आएगा? तो देखिए, इसका एक ऐसा कहा जाए तो इसमें क्या आ रहा है? इन दोनों के बीच में a क्यूब, इन दोनों के बीच में प्लस 2 क्यूब, इन दोनों के बीच में प्लस 3 क्यूब, इन दोनों के बीच में प्लस 4 क्यूब, यानी इन दोनों के बीच में प्लस 5 क्यूब। ठीक है? ऐड होगा, यानी कि आ जाएगा आपको 5 क्यूब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 238। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखें। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदल देना चाहिए? ठीक है, सही करने के लिए आपस में बदल देंगे। तो देखा जाए तो अगर हम यहाँ 6 और 8 को, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है, इसको अगर आपस में बदल दें तो ये सही हो जाएगा। चलिए, तो ये था प्रथम सेट, पहला सेट यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी इस वॉल्यूम 2 में, ठीक है, इस वॉल्यूम 2 में आपको कुल दिया गया है 15 सेट। ठीक है, ये 15 सेट को कंप्लीट कराया जाएगा और इसका वॉल्यूम 3 आएगा तो उसको भी कंप्लीट कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।